अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पोलैंड के नावलिस्ट जो कि जोसेफ कॉनराड हैं उनका एक नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि ये पोलैंड की इनकी बर्थ है और इंग्लैंड में बाद में सेटल्ड हैं, तो इनको पोलैंड और इंग्लिश दोनों कहा जा सकता है इस नावलिस्ट को। तो उस हवाले से अगर देखें तो हार्ट ऑफ डार्कनेस इन्होंने इंपीरियलिज्म के थीम को और कॉलोनियलिज्म के थीम को मद्देनजर रखते हुए लिखा है। अगर देखा जाए तो जो मेन हमारा नरेटर होगा इस नावल को, वो ऑटोबायोग्राफिकल नावल ये कहलाएगा, क्योंकि नरेटर जो है वो जोसेफ कॉनराड की जुबान बनेगा। तो जोसेफ कॉनराड की जब जुबान बन के नरेटर जो कि मार्लो है मेन कैरेक्टर, इस कहानी को नरेट करेगा तो ये नावल की स्टोरी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो देखते हैं इसके टाइटल से, हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। जोसेफ कॉनराड के द्वारा लिखा हुआ नावल जिसका टाइटल है हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब ये एक सिंबॉलिक टाइटल है जिसको मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूं। जोसेफ कॉनराड 1857 को इनकी बर्थ है और 1924 को इनकी डेथ है। अगर इनकी इस बर्थ को देखा जाए तो बर्थ के ठीक 7 इयर्स बाद इनकी डेथ हो जाती है वालिद की। उसके बाद 4 इयर्स बाद वालदा की डेथ हो जाती है। तो 11 इयर्स के अंदर अंदर जब ये 11 साल के थे तो इन्हें फ्रांस के अंदर जाके हुनर सीखना पड़ता है। इसका मतलब ये एक अनाथ बच्चा 11 साल की उम्र में किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में आया और इसने बहुत ज्यादा सफर किया अपनी जिंदगी के अंदर। सफर करने का मतलब यहां पर यह कह लें कि समंदर का बहुत ज्यादा सफर किया था। अगर इसकी टोटल लाइफ का एनालाइज किया जाए तो 20 इयर्स इस बंदे ने पानी में गुजारे हैं, मतलब समंदर में गुजारे हैं। पानी में गुजारने का मतलब सफर के दौरान 20 साल ये लंबे लंबे सफर करता रहा है। उन्हीं सफर करने के वाकयात में से अफ्रीका के इलाके में कांगो के एरिया के अंदर जो इसने एक सफर किया था उसकी सारी दास्तान इस नावल के अंदर बयान की गई है। इसी वजह से इस टाइटल के अंदर जो हार्ट ऑफ डार्कनेस डिस्कस किया गया है, इस डार्कनेस का मतलब जो है वो अफ्रीका है। वैसे तो डार्कनेस एक सिंबॉलिक वर्ड है जिसका मीनिंग तारीकी भी हो सकता है, जिसका मीनिंग यहां पर जहालत भी हो सकता है। मतलब कि जहां लाइट नहीं है वो डार्कनेस है, जहां नॉलेज नहीं है वो डार्कनेस है, बैकवर्ड डार्कनेस है। इसी तरह ये कांगो का इलाका या अफ्रीका का इलाका जो है वो डार्कनेस की तरफ है। तो हार्ट कहते हैं वस्त को, सेंटर को। यहां पर यह पता चला कि अफ्रीका का वस्त जो कि कांगो का एरिया था उसकी तरफ ये टाइटल जो है वो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रखता है। चलते हैं आगे। सबसे पहले ये जो नावला है ये पब्लिश किया गया है 1899 को और उसके बाद ये 1902 को पब्लिश किया गया। यहां पर यह बात माइंड में रखिएगा कि मैं दो इसलिए डेट मेंशन की है। जो 1899 है ये एक मैगजीन की सूरत में पब्लिश किया गया था, एक मैगजीन की सूरत में, क्योंकि इसने एक अफ्रीकन डायरी लिखी थी। ऐसे कह लें कि 1890 को इसने एक सफर किया था अफ्रीका का, तो उस वक्त अपने सफर की जो एक डायरी थी इसने नोट डाउन की और ये अफ्रीकन डायरी कहलाई। उसी अफ्रीकन डायरी से एक मैगजीन की सूरत में 1899 को इन्होंने ये नावला लिखा और वही बाद में एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया जो कि 1902 को था। मतलब फर्स्ट जो है वो 1899 एक मैगजीन की सूरत में और 1902 ये एक बुक फॉर्म की सूरत में नावला पब्लिश किया गया था। अब अगर जानरा की बात करें तो ये एक नावला है। नावला उस शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं जो कि शॉर्ट स्टोरी से लेंथी होती है लेकिन नावल से शॉर्ट होता है। इसकी टोटल जो वर्डिंग है वो तकरीबन 17,000 से लेके 40,000 तक इसकी जो वर्डिंग है वो इसके अंदर कंसिस्ट करती है। तो इसलिए ये एक नावला है। अगर इस वर्क को देखें तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क से मुराद वो वर्क होगा जिसके अंदर ऑथर की पर्सनल लाइफ या फिर नरेटर की पर्सनल लाइफ वो सेम होती हुई नजर आएगी। ऐसे कह लें कि ऑथर जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को अपने प्रोटैगनिस्ट के जरिए कन्वे करेगा अपने थॉट को, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल नावल कहलाएगा। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है
जिसमें हम देखेंगे कि ये जो नरेटर है मार्लो जिसका नाम है, ये मार्लो जो कहानी बयान कर रहा है, असल में ये एक्चुअल स्टोरी है हमारे जोसेफ कॉनरेड की लाइफ की। तो जो जोसेफ कॉनरेड की लाइफ की एक्चुअल स्टोरी होगी वो मार्लो बयान करेगा, इस वजह से ये ऑटोबायोग्राफिकल नावला कहलाएगा। उसके बाद अगर सेटिंग की बात की जाए, अफ्रीका के इलाके में ये इसकी सेटिंग है। अफ्रीका का मेन जो कांगो का एरिया है वहां पर ये पाया जाता है। तो अगर आप इसके बैकग्राउंड को देखें तो असल में ये इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी थी, बेल्जियन कंपनी, उन्होंने कॉलोनी बनाई हुई थी अफ्रीका के अंदर। अब ये बेल्जियन कंपनी जो है वो अफ्रीका के अंदर आइवरी का लेन देन करती है, हाथी दांत का लेन देन करती है, ट्रेड करती है। तो कॉलोनियलिज्म के तहत ये काम चलता है, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूं। फिलहाल अपने माइंड में रखें कि ये अफ्रीका का एरिया है और कांगो का इलाका है। उसके बाद सिंबल जो है वो इस नावला के अंदर देखे जाएं तो एक तो आइवरी का सिंबल यूज किया गया है, उसके बाद डार्कनेस का सिंबल यूज किया गया है। आइवरी जो है वो बहुत ज्यादा एक पोजेशन है, मतलब अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाने वाली आइवरी जो कि ट्रेड करके या वैसे वो ट्रांसफर करके कॉलोनियलिज्म के तहत, इंपीरियलिज्म के तहत इंग्लैंड के अंदर भेजती हैं। तो एक तो ये हमारे पास, उसके बाद जो जहालत वगैरह पाई जाती है, डार्कनेस पाई जाती है अफ्रीका के लोगों के अंदर, या फिर जो यहां पर हमारे व्हाइट पीपल हैं जब वो उस अफ्रीका में गए हैं तो उनके ऊपर क्या असर हुआ है उस अफ्रीकन सोसाइटी का और उसके हालात वाकयात का, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये माइंड में रखें कि ये एक जर्नी थी, एक ऐसा सफर था, वोएज जिसे हम कहते हैं, समुद्री सफर था हमारे जोसेफ कॉनरेड का। जोसेफ कॉनरेड ने 1890 के अंदर अफ्रीका का एक सफर किया था, जो मैं आपको बता रहा हूं कांगो के इलाके में था। अब उस सफर से इंप्रेस होके इसने एक अफ्रीकन डायरी लिखी थी। उस डायरी के अंदर जो चीजें नोट डाउन की थी वो जो है वो हम इस नावल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जब नावल स्टार्ट होता है तो बिल्कुल स्टार्ट पे हमारे पास एक कश्ती है जिसके अंदर ये 5 लोग बैठे हुए हैं। कश्ती के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 डायरेक्टर ऑफ कंपनी, नंबर 2 अननेम्ड नरेटर, नंबर 3 लॉयर, नंबर 4 अकाउंटेंट और नंबर 5 मार्लो। अब आप ये मान में रखिएगा कि ये जो मार्लो है ये असल में हमारी इस सारी स्टोरी का नरेटर है। मार्लो नरेटर है सारी स्टोरी का, लेकिन यहां पर जो अननेम्ड नरेटर है ये कोई और पर्सन है। अब जरा कहानी समझने की कोशिश करें। यह नीली नामी एक कश्ती है जो हवा के जरिए चलती है, पानी में है, इंग्लैंड के अंदर रुकी हुई है। इंग्लैंड की एक नदी या एक दरिया है जिसे थेम्स कहते हैं। थेम्स नामी दरिया पर हवा के इंतजार में नीली कश्ती, कश्ती का यह नाम है, रुकी हुई है। अब क्या हुआ कि आगे स्टोरी विद इन स्टोरी है। स्टोरी विद इन स्टोरी किस अंदाज में है कि जब ये कश्ती में लोग बैठे हुए थे, ये 5 पर्संस थे। ये डायरेक्टर ऑफ कंपनी, अननेम्ड नरेटर, लॉयर, अकाउंटेंट और मार्लो, ये 5 पर्संस अब इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट हवा चलेगी और उस टाइड के साथ हमारी कश्ती आगे बढ़ेगी। उतनी देर जब तक उन्होंने इंतजार करना है, वो अपना टाइम किल करने के लिए एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं और आगे का सारा नावल जो है या नावेला जो है वो उस कहानी पे बेस करता है जो स्टोरी एक दूसरे को सुनाई जाती है। तो वहां पर जो नरेटर है वो मार्लो है। मार्लो अपनी सारी कहानी को बयान करेगा कि मैंने एक वक्त था अफ्रीका का सफर किया था और वहां पर जो मैंने हालात को, वाकयात कांगो के इलाके में देखे थे वो मैं आपको बयान करता हूं। तो वो मैंने सफर क्यों किया था, क्योंकि वो अब आगे डिस्कस करेगा कि मेरी एक आंट थी, उसका बड़ा असर और रसूख था, क्योंकि वालिदैन तो इसके थे नहीं, मतलब कि अगर ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आंट के असर और रसूख की वजह से इसे बेल्जियन कंपनी के अंदर, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, आइवरी का ट्रेड करती थी अफ्रीका के साथ, इंग्लैंड के साथ, मतलब कि इधर से इंग्लैंड की ये कंपनी थी और इन्होंने कॉलोनी बनाई हुई थी अफ्रीका में, जो कि बेल्जियन जो है वो अफ्रीकन कंपनी के नाम से जानी जाती थी। वहां इसने अब ट्रेड करना है और वैसे भी समंदर का सफर करने की इसको आदत है, जिंदगी के अंदर बहुत से लंबे लंबे सफर किए हैं। ये अब वो सारी कहानी उधर जो है ना वो उनको डिस्कस करता है। तो ये जो 5 मेंबर्स हैं ये नीली नामी बोट के अंदर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को बातें सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं।
और मार्लो उनमें से एक स्टोरी जो उसकी जिंदगी में पास्ट में गुजरी थी अफ्रीका के सफर कांगो के इलाके की, वो बयान करता है। तो यहां आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया कि ये स्टोरी विद इन स्टोरी का क्या कॉन्सेप्ट है। एक स्टोरी ये है कि वो नीली नामी दरिया कश्ती में बैठे हुए हैं, और अगली स्टोरी मार्लो जो अपने पास की एक इवेंट या एक स्टोरी बताता है वो है हमारे सामने। अब हम कहानी को शुरू करते हैं कि होता यह है, मार्लो उनको बताता है कि मैं एक आंट के असर रसूख, अपनी आंट के असर रसूख की वजह से एक ट्रेडिंग कंपनी में अपने आप को एक कैप्टन के तौर पर समुद्री सफर करने के लिए हायर करवाया। जब मैं हायर हुआ तो फिर अब मेरा काम यह था कि मैंने अफ्रीका में जाना था, अफ्रीका के एरिया जिसका नाम कांगो है वहां का सफर करना था, और वहां जाके एक रिपोर्ट तैयार करके वापिस आना था। और वहां पर तीन चीजें, मतलब तीन जगह थी जिनका उसने विजिट करना था। एक था आउटर स्टेशन, एक था सेंट्रल स्टेशन, और एक था इनर स्टेशन। इन तीन जगहों पर उसने जाके मतलब यहां का सफर करना था। तो सबसे पहले वो पहुंचा था आउटर स्टेशन पर। आउटर स्टेशन पर जब मार्लो गया तो उसने नोट किया कि चीफ अकाउंटेंट जो है वहां पर मौजूद है। जो मेन फिगर वहां पर आउटर स्टेशन को चला रहा था उसका नाम है चीफ अकाउंटेंट। नाम नहीं बताया, जस्ट चीफ अकाउंटेंट के नाम से उसको मेंशन किया गया है। उसके बाद इनर स्टेशन पर जब मार्लो पहुंचा, ये 10 दिन जो है आउटर स्टेशन पर उसने गुजारे थे। जब सेंट्रल स्टेशन में आया उसके बाद सफर करके, तो जनरल मैनेजर के साथ, वो वहां पर जनरल मैनेजर जो है वो सेंट्रल स्टेशन को चला रहा था, वहां इसकी मुलाकात हुई, और ब्रिक मेकर भी वहां पर मौजूद है। और आगे जो है वो इनर स्टेशन आता है जहां मिस्टर कर्ट से उसकी मुलाकात होनी है, और ये रशियन ट्रेडर से भी उसकी वहां पर मुलाकात होती है। तो तकरीबन 3 मंथ्स जो हैं वो लगेंगे इसको वहां पर जो है वो अपनी कश्ती उसकी खराब हो गई थी उसको ठीक करवाने के लिए। अब मैं दोबारा आपके सामने वो सारी डिटेल डिस्कस करने लगा हूं जो बहुत ज्यादा अहम है इस नावेला की समरी को समझने के लिए। मार्लो ने उनको बताया कि जब मैं आउटर स्टेशन पर था, 10 दिन वहां पर गुजारे, चीफ अकाउंटेंट से मिला। चीफ अकाउंटेंट एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान लगता था, कॉलर उसका ऊपर उठा हुआ था, और उसने कोई भी काम शाम वहां पर नहीं किया, लेकिन है बड़ा नीट एंड क्लीन, और एप्पल पाई ऑर्डर के साथ उसने सारी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। वहां पर लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इवन के चीफ अकाउंटेंट उनके मरने की दुआ कर रहा था कि कब वो कराहना बंद करेंगे और मरेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लोग हैं ये वहां पर आए हुए थे, व्हाइट पीपल अफ्रीका में आए हुए थे उनको तहजीब सिखाने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए। लेकिन मार्लो ने यह नोट किया कि ये जो अफ्रीका के अंदर एजुकेशन देने के लिए आए हैं, तहजीब देने के लिए आए हैं, जो कि इंग्लैंड के लोग हैं, और इन्होंने यहां पे कॉलोनी कायम की हुई है इंपीरियलिज्म के तहत, कॉलोनियलिज्म के तहत। वो हो ये रहा है कि यहां उनकी कोई हेल्प नहीं की जा रही, और गरीब लोग और वो स्याफाम लोग और वो जो कैनिबल्स हैं वो बड़े परेशान हैं। तो नंबर 1 यहां पर यह देखा गया कि कैनिबल्स की हालत बहुत बुरी है, यह मार्लो ने नोट किया। उसके बाद सेंट्रल स्टेशन में गया तो इसकी कश्ती जो है उसमें एक सुराख हो गया, तकरीबन 3 महीने लगने थे उसको रिपेयर होने में। वहां कश्ती को ठीक करने के साथ जो सामान ही नहीं है, ना कोई कील है ना इस तरह की कोई चीज है, और वो हैरान है कि एक साहल पर जहां पर जरूरत भी होती है कश्ती को ठीक करने वाली चीजों की, वो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो इस वजह से भी वो परेशान है। वहां जाते जाते रास्ते में एक ट्रक जो उल्टा पड़ा हुआ है, उसके व्हील ऊपर को हैं, व्हील उतरा हुआ है, वो देखा। टूटे हुए पाइप देखे हैं, वहां पर ब्रिक मेकर को देखा है तो उसने कोई ईंट ही नहीं बनाई। ये सारी चीजें मार्लो नोट कर रहे हैं कि अफ्रीका के अंदर ये जो व्हाइट पीपल आके उनको तहजीब सिखाने आए हैं, यहां कौन सी तहजीब चल रही है? यहां तो वो ब्लैक पीपल के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इवन के 6 लोग जो हैं वो रस्सियों के साथ, जंजीरों के साथ बांध के जा रहे हैं। उन्होंने सर पे मट्टी उठाई हुई है, मट्टी की बाल्टियां हैं, और वो बोझ तले दबे हुए हैं। एक व्हाइट मैन राइफल के साथ उनको लेकर लीड कर रहा है, लेकर जा रहा है। उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। कोई फाके से मर रहा है, कोई दरख्त की जिस तरह टहनियां होती हैं इस तरह वो टेढ़े होके पड़े हुए हैं, और बीमारी और बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में वो सारे के सारे ब्लैक पीपल जो हैं वो जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत खतरनाक हालत से गुजर रहे हैं।
और ये जो व्हाइट पीपल हैं जो एजुकेट करने के लिए गए थे उस अफ्रीकन लोगों को या उन कैनिबल्स को, वो अपना रोब और अपना दबदबा उन पर जमाए हुए हैं। इवन के उनको टार्चर कर रहे हैं, उनको अजियत दे रहे हैं, बजाय इसके उनको तहजीब सिखाएं, ये खुद बदतहजीबी का मुजाहरा कर रहे हैं और इसी बदतहजीबी के तहत उनको बहुत ज्यादा टार्चर कर रहे हैं, ब्रूटैलिटी का यूज किया जा रहा है उन पर। नेक्स्ट इनर स्टेशन की तरफ जाना है, तो जब ये 3 मंथ्स सेंट्रल स्टेशन पर गुजारता है मार्लो, तो फिर मार्लो ये नोट करता है कि वहां हर कोई मिस्टर कर्ट्स का जिक्र करता है। ये कर्ट्स मेन फिगर है जो कि इस नावेला के अंदर बार बार डिस्कस किया गया है, क्योंकि जितनी देर ये आउटर स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन या इनर स्टेशन पर रहा, तो मार्लो बार बार मिस्टर कर्ट्स का ही नाम सुनता रहा। वो क्यों सुनता रहा ये भी देखें, क्योंकि सारे ये जनरल मैनेजर और ब्रिक मेकर भी कर्ट्स की वजह से बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि कर्ट्स जितनी आइवरी, हाथी के जो दांत है अफ्रीका से वो ट्रेड करते हुए वापस इंग्लैंड में भेजता है, जितनी तादाद में कर्ट्स आइवरी भेजता है, इतनी मिकदार के अंदर कोई भी एजेंट जो है वो आइवरी नहीं भेजता। ऐसे कह लें कि 10 बंदों के बराबर ये अकेला बंदा काम कर रहा है। इसका मतलब बाकी सारे जेलसी का फैक्टर, हिपोक्रेसी का फैक्टर उनके अंदर पाया जाता है और वो इसकी मरने की दुआएं कर रही हैं। इवन के मिस्टर कर्ट्स इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार है, डेथ बेड पर है, ये भी मार्लो को पता चलता है। अच्छा, जैसे जैसे मार्लो मिस्टर कर्ट्स के बारे में उसकी तारीफ सुनता है, उसकी इंटेलिजेंस के हवाले से, उसकी एबिलिटीज के हवाले से और उसकी अप्रोच के हवाले से, तो वैसे वैसे वो इंप्रेस होता जाता है और उसके साथ मिलने का तजस्सुस बढ़ता जाता है कि मैं किस वक्त मिस्टर कर्ट्स को मिलूंगा, क्योंकि मिस्टर कर्ट्स का जो इस वक्त करेक्टर है वो एक गॉड लाइक फिगर हो चुका है। लोग पेट के बल रींग के उसके पास आती हैं। उसने अपनी झोंपड़ी के दरवाजों पर इंसानों की खोपड़ियां लटकाई हुई हैं। इसका मतलब यह है कि जो उसकी ताजीम बजा नहीं लाता, उस ब्लैक पीपल को, उस ब्लैक पर्सन को उसका गला काट दिया जाता है और उसकी बलि चढ़ा दी जाती है और उसका सर जो है वो वार्निंग के तौर पर लटका दिया जाता है। तो सारे के सारे अफ्रीकन ब्लैक पीपल जो हैं वो ऐसे उसके साथ ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनका गॉड हो। अब देखें, यहां पर सेंट्रल स्टेशन से जब सारी इंफॉर्मेशन मिली तो इनर स्टेशन का सफर करना था। मार्लो ने जब सफर किया तो सफर के दरमियान एक बहुत परेशान कुन हालात का सामना करना पड़ा। अचानक से रात हो गई, धुंध पड़ गई, तारीकी छा गई। उधर से जंगल से जो अफ्रीकन्स हैं, उन कैनिबल्स ने या अफ्रीकन्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया। इसी हमले के दौरान एक हेम्समैन है जो इस कश्ती को चला रहा था, उसकी डेथ हो जाती है और उसको मार्लो उठा के पानी के अंदर फेंक देता है, इस वजह से कि कैनिबल्स उसे कहीं खा ही ना ले। लेकिन अब वो तीरों की बौछार हुई, उसमें एक आदमी कश्ती में मारा भी गया। तो वो क्यों बौछार हुई? असल में वो रोकना चाह रहे थे, मिस्टर मार्लो को रोकना चाह रहे थे कि वो कर्ट्स तक ना पहुंचे, ठीक है। इस वजह से तीरों की बौछार उन अफ्रीकन्स ने की थी जंगलात में से। लेकिन जब वो स्टीमर में से थोड़ी सी सीटी या विसल बजाई गई तो उसके बाद वो सारे जंगल में गायब हो गए अफ्रीकन्स और ये आराम से आगे का सफर करते हैं। जब ये इनर स्टेशन पर पहुंचे तो वहां रशियन ट्रेडर के साथ मार्लो की मुलाकात होती है। रशियन ट्रेडर जो है वो उसको बताता है कि कर्ट्स इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार है और जब वो कर्ट्स से मिलता है तो स्ट्रेचर पर कर्ट्स को लाया जाता है। फिर पता चलता है कि वो जितने भी लोग थे अफ्रीकन लोग, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हंगामा बर्पा करने के लिए आए हुए थे। हंगामा इसलिए बर्पा कर रहे थे, उनमें एक औरत भी थी, शायद वो जो है वो कोई रिलेशनशिप रखती थी कर्ट्स के साथ एज अ वाइफ या बिलव्ड या इस तरह का कुछ। तो हुआ ये है कि वो लोग इसलिए हंगामा पैदा कर रहे थे कि कर्ट्स को कहीं यहां से ले ना जाएं। हालांकि मिस्टर मार्लो जो है वो कर्ट्स को ले जाने के लिए आया था, लेकिन वो उसको ना लेके जाएं इस वजह से वो हंगामा कर रहे थे। लेकिन कर्ट्स के कहने पर बाद में सारे शांत हो गए और वो खामोशी के साथ जंगल के अंदर वापस चले गए। और मार्लो जो है जब कर्ट्स को ले जाने की बात करता है तो रात के वक्त कर्ट्स वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर हमें पता यह चलता है कि ये जो तीरों की बौछार करवाई गई थी या हमला करवाया गया था, तो ये हमला भी मार्लो के ऊपर या मार्लो की कश्ती के ऊपर कर्ट्स की वजह से करवाया गया था, क्योंकि कर्ट्स वापस जाना नहीं चाहता था।
वो वहां पर बहुत ज्यादा फ्रिवुलस एक्टिविटीज के अंदर मुलव्वस हो चुका था। ऐसे कह लें ग्रीड उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटीज, बाल पार्टीज, रात के वक्त डांस करवाना, ये वो ऐसी सारी वल्गैरिटीज मिस्टर कर्ट्स के अंदर आ चुकी थी। यहां एक पॉइंट मैं मेंशन करता हूं कि वो बंदा जो तहजीब सिखाने आया है उसके ऊपर इस सोसाइटी का, इस आबो हवा का या अफ्रीका का या ऐसे ब्लैक पीपल का ऐसा असर हुआ है कि वो खुद बद तहजीब हो गया है और वो सारी हदों को अबूर कर चुका है। ऐसे कह लें कि डार्कनेस का उसके ऊपर इतना असर हुआ है कि वो खुद एक पीक पॉइंट पर जा चुका है उस जहालत के। हालांकि वो जहालत से रोकने के लिए आया था, लेकिन खुद जहालत के ओजे कमाल पर मिस्टर कर्ट्स पहुंचे हुए हैं। बल्कि सारे जितने भी एजेंट्स वाइट पीपल हैं वो अफ्रीका में आके बजाय इसके कि अफ्रीकन को दुरुस्त करें, वो खुद जो है वो उन जैसे हो गए, बल्कि उनसे भी बढ़ गए हैं, उनके भी जो है ना वो उस्ताद बन बैठे हैं। तो यहां पर जो है वो पता चल, दो चार डॉक्यूमेंट्स लास्ट में मैं बताऊं कि कर्ट्स जो है वो दो चार डॉक्यूमेंट्स देता है कि जब इंग्लैंड जाओ तो ये फलां फलां मेरे रिलेटिव्स को दे देना। उसी डॉक्यूमेंट्स को जब मार्लो जो है वो वापस पलटता है इंग्लैंड में तो वो उसके रिश्तेदारों में दे देता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मिस्टर कर्ट्स वहां से जाने लगा था तो अगले दिन इसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उसकी डेथ हो गई थी। इसका मतलब मिस्टर कर्ट्स वापस तो नहीं जा सका, लेकिन चंद वो डॉक्यूमेंट्स लेके जो है वो मार्लो वापस चला जाता है। तो फिर क्या होता है कि वापस जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मार्लो ने कर्ट्स के घर वालों को पहुंचा दिए। लास्ट पर जब मार्लो मरने लगा था तो इसकी जुबान पर जो वर्डिंग थी वो थी हॉरर द हॉरर। अच्छा, ये जो हॉरर्स और हॉरर्स का वर्ड यूज किए गए थे मरने से पहले, ये थे जो वो मरने से पहले बोल रहा था। लेकिन जब मार्लो इंग्लैंड में पहुंचा और इंटेंडेड जिसके साथ जो फियांसी थी, जिसके साथ शादी होने वाली थी मिस्टर कर्ट्स की, जब उसने पूछा, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी कर्ट्स के साथ, जब उसने मार्लो से पूछा कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाज कौन से थे, तो मार्लो ने झूठ बोलते हुए कहा कि हालांकि वो मरने से पहले कह रहा था हॉरर द हॉरर, लेकिन मिस्टर मार्लो ये बताते हैं कि उसके आखिरी लफ्ज तुम्हारा नाम था जब वो मरा। तो इसका मतलब उसको इंप्रेस करने के लिए इसने खुद भी झूठ बोला। हमें यहां यह भी माइंड में रखना चाहिए कि वो ब्लैक सोसाइटी का और आबो हवा का और अफ्रीकन का सारे लोगों पर एक असर हुआ मेंटली तौर पर, जिसमें मार्लो जो एक बहुत ज्यादा यूनिक किस्म का बंदा समझा जाता है, जिसके इस वर्क की वजह से हमें सच्चाई भी नजर आती है और वो नकाब भी उतरता है उन वाइट पीपल का या एजेंट्स का जो ब्लैक पीपल के अंदर या अफ्रीका के अंदर जाके तहजीब सिखाने की बजाय मजीद बद तहजीबी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो वो भी झूठ की तरफ माइल हुआ। एक तो पॉइंट यहां पर ये आता है। नेक्स्ट लास्ट हम इसके कुछ थीम्स डिस्कस करते हैं। नंबर वन, कॉलोनियलिज्म का थीम हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये जब तरक्की पजीर ममालिक में जाके कॉलोनियां बनाते हैं उनको तहजीब सिखाने की खातर, तो हमें यह पता चलता है कि वो तहजीब क्या सिखाएंगे, वो खुद अपनी तहजीब भी भूल जाती हैं, इवन के वो उनको मिस यूज करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं और वहां की चीजें जो है वो निकलवाते हैं। जैसा कि अफ्रीका के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो आइवरी है, हाथी के दांत, अफ्रीका के जंगल में। तो वो सारे के सारे हाथी के दांत को ट्रेड करके वो जो है वो इंग्लैंड के अंदर भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये कौन सी तहजीब सिखाई जा रही है, ये तो अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है इंपीरियलिज्म का। इंपीरियलिज्म के अंदर जो है ये साम्राज्य निजाम होता है, ये कॉलोनियां बनाने का निजाम, मतलब ये सेम ही थीम्स दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। रेसिज्म का थीम भी हमें मिलेगा, वो जो नस्ल परस्ती के वो ब्लैक और व्हाइट के अंदर जो डिफरेंस है वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। व्हाइट पीपल जो है वो एज अ स्लेव ट्रीट कर रहे हैं उन ब्लैक पीपल के ऊपर या अफ्रीकन के ऊपर, कैनिबल्स के ऊपर किस तरह जुल्म ज्यादती की जा रही है कि रोटी खाने की बजाय उन्हें ब्रास या पीतल खाने को दिया जा रहा है और वह फाके से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। ये सारे हालातों वाकयात मिस्टर मार्लो ने वहां पर अफ्रीका में ऑब्जर्व किए थे। तो रेसिज्म का थीम भी हमें नजर आ गया। उसके बाद ग्रीड इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, रशियन का कहना यह है कि जब मिस्टर कर्ट्स ने मुझसे आइवरी का एक टुकड़ा मांगा था और मैंने देने से इनकार किया था, तो उस वक्त कर्ट्स ने मुझे जान से मार देने की धमकी भी दी थी। तो इसका मतलब ग्रीड किस हद तक बढ़ चुकी है।
उसके बाद जो है वो हिपोक्रेसी, मुनाफकत है। ये जितने भी एजेंट्स आए हुए हैं, वाइट पीपल हैं, अफ्रीका में कॉलोनियों की सूरत में रह रहे हैं और उनको तहजीब सिखाने आए हैं, ये आपस में एक दूसरे से जेलस हैं। इवन के वो मिस्टर कर्ट्स से जेलस हैं कि ये अपनी रिप्यूट बनाई जा रहा है और हमारी रिप्यूट के सिरे चढ़ी जा रहा है, ये इसके मरने की दुआएं कर रहे हैं। तो ये मुनाफकत है इनकी। उसके बाद इनडिफरेंस, ये वो चीज है जिसमें किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से या जाने से। जैसा अफ्रीकन पीपल जो हैं वो बहुत परेशान कुन लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन व्हाइट पीपल जो है वो उनकी परेशानियों से इनडिफरेंस है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो सादा सी एक्सप्लेनेशन और सादा सी समरी थी जो इस नाविला के जरिए आप इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और हार्ट ऑफ डार्कनेस के मेन पॉइंट्स को अपने माइंड में रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।